हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पुनीत पांडे, योर फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बच्चों, आज हम लोग साइक्लोन फ्रेडी के बारे में बात करने जा रहे हैं। और साइक्लोन फ्रेडी की एक खास बात है कि ये अब तक के मानव जाति के इतिहास में इससे ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला चक्रवात आज तक पैदा नहीं हुआ। और इस टाइप साइक्लोन फ्रेडी ने मेडागास्कर, मोजाम्बिक, सदर्न अफ्रीका जैसे देश, जैसे कि मलावी, इन सब में भयंकर तबाही मचाई है। अब तक जो की जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग जो है डिस्प्लेस हो चुके हैं और करीब 400 से ज़्यादा लोगों की मौत जो है इस साइक्लोन फ्रेडी से हो चुकी है। इस साइक्लोन के द्वारा मेडागास्कर, मोजाम्बिक जैसे देश तो प्रभावित हुए ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में से जो नाम सामने आ रहा है वो है मलावी का। मलावी एक ऐसा देश है जो कि पहले से ही कॉलरा से ग्रसित था और उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉलरा की बीमारी फैली हुई थी। और ऐसी स्थिति में जब साइक्लोन फ्रेडी वहाँ पहुँचा है तो उसने अत्यधिक मात्रा में तबाही और बहुत समस्याएं वहाँ के लोगों के लिए उत्पन्न की है। तो मन में सवाल आता है कि ये साइक्लोन आखिर कितने दिन से उत्पन्न हुआ और कितना ज़्यादा ये, जैसा कहा जा रहा है कि मानव जाति के इतिहास का सबसे लंबे समय तक कार्यरत साइक्लोन है, तो ऐसा कैसे हो गया। तो ये साइक्लोन जो है मुख्यतः अगर हम देखें तो ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के पास ये 6 फरवरी, सोचिए पिछले महीने ये उत्पन्न हुआ था। और ये वहां से पहुंचा है 21 फरवरी को मेडागास्कर में। मेडागास्कर से पहुंचा है मोजाम्बिक, और मोजाम्बिक के बाद ये अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें फिर से जो है इसने जो है बहुत सारी मात्रा में इसने समंदर में वापस जाकर, समंदर के अंदर पहुंचकर इसने फिर से एनर्जी एकत्रित की और इसके बाद इस एनर्जी को एकत्रित करके ये वापस जाकर मलावी से जाकर टकराया है। तो ये साइक्लोन बार बार ऊर्जा प्राप्त कर रहा है और बार बार ऊर्जा प्राप्त करने के पश्चात ये पहले एक बार जाता है जमीन से टकराता है, वहां टकरा के कमजोर हो जाता है, कमजोर होने के पश्चात फिर से समंदर में जाता है, फिर पावर इकट्ठा करता है और इस तरह से बार बार ये जाकर अनेक देशों से जाकर टकरा रहा है और वहां पर जनधन की अत्यधिक इसने हानि की है। 15 मार्च तक इसने लगभग 37 दिन से लगातार एक साइक्लोन कार्य करता रहा। यही इसने जो है तबाही फैलाई है। अब तक इस साइक्लोन ने इतिहास के 6 मेट्रोलॉजिकल वर्ल्ड रिकॉर्ड और 10 रिकॉर्ड सदर्न इंडियन ओशियन के जो अब तक के रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। इतना ज्यादा ताकतवर ये साइक्लोन है, इसने हाईएस्ट एक्यूमुलेटेड साइक्लोन एनर्जी। और ध्यान से देखिएगा कि एक साइक्लोन अपने सीजन में जितनी ज्यादा ऊर्जा किसी एक स्थान विशेष में रिलीज करता है उससे ज्यादा मात्रा में ऊर्जा इसने साइक्लोन ने एसीई, जिसको हम कहते हैं हाईएस्ट एक्यूमुलेटेड साइक्लोन एनर्जी, जो कि 87.01 यूनिट की है, उसको भी इसने, इस रिकॉर्ड को इसने ध्वस्त कर दिया। और पिछला रिकॉर्ड जो है वो हरिकेन लोक के पास था जो कि 85.27 यूनिट का था। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो मलावी और आपका जो मोजाम्बिक वाले जो देश है वहां पर इसने जो है बहुत अल्प समय में इसने जो है बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेसिपिटेशन उत्पन्न किया। अगर हम ध्यान से देखें तो जो ये सेक्टर दिखाई पड़ रहा है जिसमें मलावी का सेक्टर है, मात्र इसने 6 दिनों के अंदर जो है मलावी के अंदर 6 दिनों के अंदर इसने 6 महीने में जितनी बारिश उस देश में होती थी उसको वहां पर उसने प्रेसिपिटेशन पैदा कर दिया या वहां पर गिराया। तो ये साइक्लोन अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग साइक्लोन है। अब तक ये कई बार 7 बार रैपिड इंटेंसिफिकेशन की अवस्था से गुजर चुका है। अब मन में सवाल आता है रैपिड इंटेंसिफिकेशन होता क्या है। अगर 24 घंटे के पीरियड में किसी साइक्लोन के अंदर विंड स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा बढ़ जाती है, 55 किलोमीटर पर आवर से, तो इसको हम रैपिड इंटेंसिफिकेशन कहते हैं। और किसी साइक्लोन में ये 1 से 2 बार, अधिक से अधिक 3 बार होती है। और अगर हम फ्रेडी की बात करें तो फ्रेडी लगभग 7 बार ये जो है इसमें ये रैपिड इंटेंसिफिकेशन हो चुका है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड था जो इसने ध्वस्त किया है। और लगभग 22 दिनों तक, लगातार 22 दिनों तक ये साइक्लोन जो है इसमें विंड स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर नॉन स्टॉप चली है। तो आप सोच के देखिए कि अगर विंड स्पीड 65 की स्पीड चलती है तो साइक्लोन में धीमी और तेज होती रहती है, लेकिन 22 दिनों, लगभग 1 महीने तक इसमें हवा की रफ्तार 65 किलोमीटर पर आवर से नीचे पहुंची ही नहीं। तो ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज है, एक रिकॉर्ड है जो इसने इस साइक्लोन ने ध्वस्त कर दिया। और अगर हम सोचते हैं कि ये इतना ज्यादा पावरफुल साइक्लोन कैसे आ गया है, तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है ओशन का टेम्परेचर वो बढ़ गया है। और अगर हम ओशन का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में जो है बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी जो है वो ऊपर की दिशा में उठना शुरू होती है। और यही जो गर्मी है ये जो है साइक्लोन को एनर्जी या ताकत प्रदान करती है। तो अगर ओशन, हमारे समुद्र जो है ठंडे रहेंगे तो साइक्लोन फॉर्मेशन होने की जो गति होती है, जो उसकी होने की संभावना वो कम हो जाती है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है साइक्लोन फॉर्मेशन अब पहले से ज्यादा मात्रा में हो रहा है। तो सबसे पहले जो है अगर साइक्लोन फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो जो सी का जो टेम्परेचर है वो लगभग 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होना चाहिए।
दूसरी खास बात है, जब ये हवा ऊपर की दिशा में उठना शुरू होती है तो अगल बगल से जो हवाएं हैं, जो ठंडी हवाएं हैं, वो वहां पर पहुंचना शुरू करती हैं और ये जो है ऊपर उठती हुई हवा के साथ ये जो अगल बगल से आने वाली हवाएं, ये भी ऊपर की दिशा में उठना शुरू होती हैं। इस वजह से बादलों का निर्माण होता है और जब ये बादल जो है ऊपर की दिशा में पहुंचते हैं, और बादल कुछ छोटे मोटी ऊंचाई के बादल नहीं, लगभग 12 से 15 किलोमीटर ऊंचाई के बादलों का निर्माण होता है। अब ध्यान से देखिए, जब हवा ऊपर की दिशा में जाएगी तो क्या होगा, हवा जो है ये गर्म होना, जो गर्म हवा है वो ठंडी होना शुरू होती है और ठंडी होती हवा वापस जो है नीचे की दिशा में डाउन होकर गिरना शुरू होती है। इस तरह से जो है एक चक्रवात का निर्माण होता है। ध्यान देने लायक एक और बात है कि पृथ्वी में अगर हम ध्यान दें तो पृथ्वी में एक बल होता है जिसको हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स, और जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो क्या करता है, साइक्लोन जो है कोरियोलिस फोर्स की वजह से रोटेट होना या घूमना शुरू कर देता है और इस तरह से जो है नए प्रकार के चक्रवात को की उत्पत्ति होती है। सदर्न हेमिस्फीयर में, जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि सदर्न हेमिस्फीयर में या जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें साइक्लोन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि घड़ी की दिशा के अनुसार वो घूमना शुरू करते हैं। जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम करें, उत्तरी गोलार्ध में अगर हम बात करें तो साइक्लोन जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि घड़ी की दिशा के विपरीत डायरेक्शन में ही घूमना शुरू करते हैं। क्योंकि फ्रेडी सदर्न हेमिस्फीयर में पैदा हुआ, इंडियन ओशन यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पास उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसमें जो घूमने की साइक्लोन के जो रोटेशन का जो डायरेक्शन है दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक बार जब ये साइक्लोन बन जाता है तो उसके बाद जो है, क्योंकि फ्रेडी जैसे साइक्लोन जब बन रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो है बहुत ज्यादा मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में तबाही उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। और चूंकि साइक्लोन 4 से 5 दिन, हद से हद 10 दिन तक काम करते हैं, लेकिन फ्रेडी जैसे केस में हम देख रहे हैं कि एक एक महीना बीत जा रहा है और ये एक महीने से ज्यादा का समय बीत गया और ये साइक्लोन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग के जो रिपरकशंस है, और कई लोग ने कहा है कि ला नीना, जो कि जिसको आम भाषा में लोग ला नीनो भी कहते हैं, उसकी वजह से इस वक्त जो है साइक्लोन का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इस सीजन में हुआ। और इस साल चूंकि ला नीना जो कंडीशन है वो समाप्त हो रही है और इसकी जगह अल नीनो, जिसको आम भाषा में लोग अल नीनो भी कहते हैं, ये कंडीशन प्रिवेल होने की संभावना 50% तक बढ़ गई है। तो हो सकता है इस पर्टिकुलर सीजन में हम लोग साइक्लोन जो है वो पहले से कम मात्रा में देखें। लेकिन जैसा कि हमें पता है, हमारे समंदर लगातार गर्म होते जा रहे हैं और उसकी वजह से साइक्लोन के फॉर्मेशन का जो रफ्तार है वो पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही है। इनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति पहले से ज्यादा बढ़ गई है और इंटेंसिफिकेशन, इनकी तीव्रता भी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ती जा रही है। तो अमीर देश तो शायद इससे बच जाएं, लेकिन मलावी, मोजाम्बिक और मेडागास्कर जैसे जो गरीब देश हैं, उनकी जनता जो है इस प्रकार की जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं, जिनको उत्पन्न करने में उनका कोई भी योगदान नहीं, उनका कोई भी प्रकार का कंट्रीब्यूशन नहीं, उन्होंने किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं किया, वो लोग इस तरह की घटनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देश हैं। तो आज के जो इस वीडियो लेक्चर था, इसमें हम लोगों ने इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात की। अगली बार मुलाकात करेंगे फिर एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।